फांसी के फंदे पर लटके नोट। जी हाँ, आज की कहानी का यही टाइटल भी है और हकीकत भी है। दोस्तों, हम समाज में रहते हैं। हमारे नाते रिश्तेदार और हमारे करीबी इसी समाज का हिस्सा होते हैं। और आप बताइए, अगर हम इसी समाज में अपनों पर भरोसा ना करें तो आखिर किस पर करें। लेकिन दोस्तों, ये भी एक हकीकत है कि आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं और सबसे ज़्यादा क्राइम करने वाला अगर कोई होता है तो हमारे आसपास का और हमारा बहुत करीबी होता है। अब भरोसा करें या ना करें, ये बहुत बड़ी विडंबना है, लेकिन हकीकत यही होती है कि रिश्तेदारी भी निभानी है, लेकिन सतर्कता के साथ। समाज में रहना भी है, लेकिन सावधानी के साथ। तो दोस्तों, आज कहानी को मैं सिलसिलेवार ज़रूर बताऊंगी, लेकिन कहानी बहुत ही पेचीदा है। तो कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और हाँ, कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की आखिर कहानी है क्या। सलोनी से करीब 6 किलोमीटर दूर आलबरस गांव है जो दुर्ग जिले में आता है। इस गांव में हर साल 23 दिसंबर को मड़ई मेला लगता है। यह मेला आसपास के जिलों में बहुत प्रसिद्ध भी है। मेले में हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। रुद्र नारायण को उसके दूर के जीजा पंचराम देशमुख ने मेला देखने को बुलाया तो वह पिता की साइकिल उठाकर आलबरस चौक पर पहुंच गया, जहां पंचराम उसका इंतजार कर रहा था। रुद्र को देखते ही पंचराम चहका, अरे तुम तो बड़े होशियार निकले, बिल्कुल समय पर आ गए। साइकिल खड़ी करके रुद्र नारायण पंचराम की ओर उन्मुख हुआ। जीजा, बचपन में मैं एक बार मेला देखने आया था और उसके बाद मैं कभी मेला नहीं देखा। कितने साल गुजर गए, फिर दोबारा नहीं आया। आज आपके कहने पर आया हूँ। पंचराम ने उससे पूछा, किसी को बताया है या सीधे चले आए हो? नहीं जीजा, किसी को नहीं बताया। बताता तो पिताजी अकेले आने देते क्या? देखो ना कितनी दूर से साइकिल चलाकर आया हूँ। रुद्र के स्वर में गर्व था। यह सुनकर पंचराम ने मन ही मन खुश होते कहा, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया जो घर पर किसी को नहीं बताया। तुम कोई चिंता मत करना, मैं हूँ ना। मैं तुम्हें मड़ई मेला घुमाऊंगा, खिलाऊंगा और पिलाऊंगा भी। क्या मतलब जीजा? रुद्र ने पूछा। रुद्र, अब तुम कोई बच्चे नहीं रहे। अच्छा बताओ, तुमने कभी शराब पी है कि नहीं? एक बार पी थी दोस्तों के साथ और उसके बाद फिर कभी नहीं पी। रुद्र नारायण ने आंखें नीची करके झिझकते हुए कहा। तो इसमें शर्माने की क्या बात है? शराब पीना तो मर्दों की निशानी है। पंचराम ने उसे उत्साहित किया तो रुद्र खिल उठा। चलो, आज मैं तुम्हें दुनिया का आनंद दिलाता हूँ। पहले थोड़ा मज़ा लेंगे, फिर मड़ई घूमेंगे और आज मेरे साथ रहने का, खेलने का कितना आनंद आता है, पंचराम ने कहा और फिर उसे लेकर शराब की दुकान पर गया। शराब की दुकान के पास ही एक दुकान से खाने के लिए कुछ सामान लेकर दोनों एक खेत के पास बैठ गए और वहाँ पर दोनों ने शराब पीनी शुरू कर दी। पंचराम देशमुख ने रुद्र नारायण को योजनानुसार ज़्यादा शराब पिला दी। ना करते भी सोची समझी साजिश के तहत रुद्र नारायण को पंचराम शराब पिलाता रहा। अबोध रुद्र नारायण मुंह बोले जीजा की इधर उधर की बातों में डूबा शराब पीकर मदमस्त हो गया। उस पर इतना नशा चढ़ा कि वह आंखें बंद करके वहीं पर लेट गया। पंचराम यही तो चाहता था। शराब के नशे में चूर हो चुके रुद्र को अर्ध चेतना अवस्था में लेटा छोड़कर वह अपनी साइकिल में बंधी रस्सी खोल लाया और मौके का फ़ायदा उठाकर उसने रुद्र के गले में रस्सी का फंदा बनाकर उसका गला घोट दिया। गले में फंदा कसते ही रुद्र ने आंखें खोलकर पंचराम को देखा और मौत की आगोश में समा गया। रुद्र की हत्या करने के बाद पंचराम ऐसे खुश हुआ जैसे उसकी बरसों की साथ पूरी हो गई हो। रुद्र ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका मुंह बोला जीजा पंचराम देशमुख उसकी उस तरह से बेदर्दी से हत्या कर देगा।
पंचराम ने रुद्र नारायण के गले में पड़ी रस्सी निकालकर जोरों से अट्टहास लगाया। उसे लग रहा था कि अब उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। अब उसे लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल उसके गुरु समान मित्र और तथाकथित तांत्रिक धनराज नेताम ने बताया था कि अगर वह फांसी की रस्सी उसके पास लेकर आएगा तो वह देखते ही देखते उसे रुपयों पैसों से मालामाल कर देगा। पंचराम देशमुख जिला दुर्ग के आलबरस गांव का रहने वाला था। उसने होश संभाला तो उसके पास एक ही हुनर था, पेंटिंग बनाने का, और यही काम करके वह जीवन यापन करने लगा। मगर अब पेंटर का काम कम मिलने लगा था, क्योंकि प्रिंटर की दुनिया में फ्लैक्स प्रिंटिंग का युग आ चुका था और लोग कम दर पर फ्लैक्स प्रिंट करवा लेते थे। आमदनी कम आने पर उसने तंगहाली में दिन कटने लगे। परिवार पालना भी मुश्किल हो गया। पंचराम की ससुराल बलौद जिले के गांव सलोनी में थी। एक बार जब वह अपनी ससुराल गया तो वहीं पर उसकी मुलाकात धनराज नेताम से हुई, जो गांव सलोनी में बंदर भगाने के लिए तांत्रिक किया करने आया था। पंचराम को किसी ने धनराज के बारे में बताया कि यह बहुत बड़ा तांत्रिक है। उसने बताया कि गांव में बंदरों का आतंक है। जाने कहाँ से इतने सारे बंदर आ गए, जिनसे गांव वाले परेशान हो गए। कई प्रयास किए मगर बंदरों से छुटकारा नहीं मिला। तब तांत्रिक धनराज को विशेष रूप से बुलाया गया है। धनराज से मिलने के बाद पंचराम बहुत खुश हुआ, क्योंकि पंचराम को गांव के लोग दामाद जैसा ही सम्मान देते थे और इसीलिए तांत्रिक के साथ पंचराम की भी अच्छी खातिरदारी हुई। जब एक साथ जाम छलके तो पंचराम और तांत्रिक की दोस्ती हो गई। बातों बातों में धनराज ने उससे कहा, मैंने जो तंत्र क्रिया की है उसका कमाल देखना, और इसके बाद गांव में एक भी बंदर नहीं दिखेगा। यह सुनकर पंचराम आश्चर्यचकित रह गया। उसने तंत्र मंत्र के बारे में सुना था, मगर किसी तांत्रिक से मुलाकात पहली बार हुई थी। धनराज ने आगे कहा, मैं किसी को भी लखपति बना सकता हूँ। कैसे? यह सुनकर बरबस ही पंचराम ने पूछा। मुझे बस एक फांसी की रस्सी ला दो और फिर देखो, रुपये बरसेंगे। धनराज नेताम ने शराब का गिलास होठों पर लगाकर कहा। यह कौन सी बड़ी बात है? पंचराम बोला। फांसी की रस्सी तो मैं ला सकता हूँ। तो लाओ, फिर देखना कैसे पत्तों की तरह आकाश से नोट बरसाऊंगा। धनराज नेताम की आश्चर्य मिश्रित बातें सुनकर पंचराम देशमुख उसका मुरीद बन गया। दूसरे दिन आश्चर्यजनक घटना हुई कि गांव में धनराज द्वारा की गई तांत्रिक क्रिया के बाद किसी को एक भी बंदर देखने को नहीं मिला। यह चमत्कार नहीं, संयोग था, मगर इससे धनराज के प्रति पंचराम देशमुख की आस्था बढ़ गई। पंचराम उसका भक्त बन गया और लखपति बनने के लिए फांसी की रस्सी ढूंढने की कोशिश में तेज में लग गया। एक दिन दुर्ग जिले के अंडा थाने में तैनात एक कांस्टेबल से दूर का संबंध निकालकर पंचराम उसके पास पहुंच गया और उसने कहा, भैया क्या फांसी की रस्सी मिल सकती है? उसकी बात सुनते ही कांस्टेबल ने चौंकते हुए कहा, क्या करोगे तुम उसका भला? तुम्हें कैसे मिल सकती है? वह तो जल्लाद के पास मिलेगी, और जल्लाद तुम्हें वह क्यों देगा? ये सारी जानकारी मिलने पर वह निराश हो गया। पंचराम का चेहरा लटक गया तो कांस्टेबल ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि फांसी की रस्सी का तुम क्या करोगे? अब तुमसे क्या छुपाना, सुना है फांसी की रस्सी मिल जाए तो रुपए बरसते हैं, पंचराम ने बताया। यह सुनकर कांस्टेबल हंसने लगा और उसे समझाया, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो सारे जल्लाद आज करोड़पति होते। ये सब फालतू की बातें होती हैं। मगर पंचराम के दिमाग से ये बात इतनी आसानी से कैसे निकल सकती थी? वह तो करोड़पति बनने के सपने देख रहा था और इसीलिए वह फांसी की रस्सी की ताक में लगा रहा। जब चारों तरफ निराशा मिली तो एक दिन उसकी निगाह रुद्र नारायण पर पड़ी। 15 वर्षीय रुद्र नारायण उसकी ससुराल वाले गांव सलोनी में रहता था और वह उसे जीजा कहता था। पंचराम सोचने लगा कि क्यों ना उसे मारकर फांसी की रस्सी तैयार कर ले। उसने तांत्रिक धनराज नेताम को इस बारे में बताया तो उसने स्वीकृति देते हुए कहा, चलेगा, बस रस्सी फांसी की हो। इसके बाद पंचराम ने पिल्लेश्वर देशमुख के घर आना जाना बढ़ा दिया। पंचराम गांव वालों की निगाह में दामाद बाबू था। पिल्लेश्वर देशमुख उसका सम्मान करता।
और दुख सुख की बातें साझा करने लगा। और इसी का फ़ायदा उठाकर पंचराम ने 23 दिसंबर 2019 को योजनानुसार रुद्र को मढ़ई मेला घुमाने के लिए बुलाया और मौका देकर उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर उसकी हत्या कर दी। और फिर उसी दिन शाम को वह घटना स्थल पर दोबारा पहुंचा और उसकी लाश के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी। 29 दिसंबर 2019 शनिवार को दोपहर दुर्ग जिले के थाना अंडा के टीआई राजेश झा को किसी ने फ़ोन करके सूचना दी कि गांव आलबरस के पास एक खेत में लाश पड़ी है। लाश मिलने की सूचना पाकर राजेश झा चौंके, क्योंकि साल के अंतिम दिन चल रहे थे और क्षेत्र में यह वारदात हो गई थी। खबर मिलते ही वह एक एसआई और 2 कांस्टेबलों के साथ लेकर मौके पर पहुंचे। साल के अंतिम महीने और अंतिम दिनों में पुलिस विभाग वाले पेंडिंग पड़े प्रकरणों का निवारण करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी व्यस्तता भी रहती है। व्यस्तता अंडा थाने में भी थी, मगर टीआई काम छोड़कर तत्काल घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने घटना स्थल का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। अधजली लाश के पास शराब की खाली 3 बॉटल्स मिले, गिलास मिले, नीले रंग की टी शर्ट का एक जला हुआ टुकड़ा, बेल्ट और जूते भी पड़े मिले। लाश किसी बालक की थी। घटना स्थल पर मौजूद कोई भी ग्रामीण उस लाश की शिनाख्त नहीं कर सका था। मामला संगीन दिखाई पड़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि जरूर किसी ने बालक के साथ अनाचार किया होगा और उसे जलाकर साक्ष्य छिपाने की कोशिश की होगी। टीआई ने उच्च अधिकारियों एएसपी लखन पटले व एसएसपी अजय कुमार यादव को घटना की जानकारी दे दी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर टीआई ने मौके की कार्यवाही निपटाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। हत्या का केस दर्ज होते ही टीआई राजेश झा ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने अपने जिले के सभी थानों के अलावा सीमावर्ती जिला बालोद के थानों में भी अज्ञात बालक की लाश मिलने की सूचना भेजकर और जानना चाहा कि उसके क्षेत्र से इस आयु वर्ग का कोई बालक लापता तो नहीं है। टीआई राजेश झा को बालोद जिले के अर्जुंदा थाने से खबर मिली कि 26 दिसंबर 2019 को एक 15 साल के किशोर रुद्र नारायण देशमुख के लापता होने की सूचना वहां थाने में दर्ज है। पता चला कि रुद्र 23 दिसंबर को अपने गांव सलोनी से कहीं गया था। गुमशुदगी की सूचना रुद्र के पिता ने दर्ज कराई थी। टीआई राजेश झा ने रुद्र के पिता पिल्लेश्वर और परिजनों को अंडा थाने बुलवाया और घटना स्थल पर मिली बेल्ट, टी शर्ट का टुकड़ा आदि दिखाकर शिनाख्त करने के लिए कहा। उन चीज़ों को देखते ही पिल्लेश्वर देशमुख फफक कर रो पड़ा। वह बोला, साहब, यह मेरे बेटे रुद्र की टी शर्ट का ही टुकड़ा है और बेल्ट भी उसी की है। मुझे बच्चे की लाश दिखाई जाए। टीआई ने एक एसआई को साथ लेकर पिल्लेश्वर और परिजनों को हॉस्पिटल भेजा, जहां की मॉर्चरी में रुद्र की लाश रखी थी। पिल्लेश्वर और उसके साथ आए लोगों ने लाश की शिनाख्त रुद्र नारायण देशमुख के रूप में की और इसके बाद लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि रुद्र की हत्या रस्सी के फंदे से गला घोंटकर की गई थी। गले पर रस्सी के रेशे भी पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो चुका था कि किसी ने रुद्र की हत्या गला घोंटकर की और बाद में उसे जला दिया। मगर यह हत्या क्यों की गई? पुलिस के सामने यह एक बड़ा सवाल था। टीआई राजेश झा ने मृतक के पिता पिल्लेश्वर, जो कि एक किसान है, उनसे पूछा कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी वगैरह तो नहीं है या किसी पर कोई शक हो जो रुद्र की हत्या कर सकता है। इस पर पिल्लेश्वर ने बताया कि उसकी किसी से रंजिश नहीं है और साथ ही उसने यह भी बताया कि रुद्र के दूर का जीजा पंचराम देशमुख से बहुत लगाव था। वह उससे काफ़ी देर तक फ़ोन पर बातें भी करता था। कल पंचराम का हमारे पास फ़ोन आया था और वह पूछ रहा था कि क्या कोई आरोपी पकड़ा गया है। पुलिस इस केस में अब क्या कर रही है। पिल्लेश्वर के मुंह से यह सुनते ही टीआई राजेश झा का ध्यान पंचराम की तरफ केंद्रित हो गया। उन्होंने पंचराम के बारे में पिल्लेश्वर से सारी जानकारी ली और पंचराम को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तब पुलिस टीम के साथ वह आलबरस गांव स्थित उसके घर पहुंच गए, लेकिन वह घर से गायब था। उसकी पत्नी ने बताया कि वह तो 24 दिसंबर से घर ही नहीं आए।
अब टीआई राजेश झा को इस मामले में अपराध की बू आती दिखने लगी। उन्होंने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो चौंकाने वाली जानकारी मिली। उसकी लोकेशन धमतरी जिले के किसी गांव की मिली। उन्होंने आरक्षक वीर नारायण राजकुमार चंद्रा डी राव अलाउद्दीन और राजकुमार दिवाकर की टीम को पंचराम की गिरफ्तारी के लिए भेजा। यह टीम 6 घंटों का सफ़र करके धमतरी जिले के गांव गुटकेल पहुंची। यह टीम फ़ोन के टावर की मदद से तांत्रिक धनराज के घर पहुंच गई। वहां पुलिस टीम को पता चला कि धनराज और पंचराम जंगल में चूहा मारने गए हुए हैं। पुलिस टीम जाल बिछाकर पंचराम का इंतजार करने लगी। 31 दिसंबर 2019 को जब पंचराम और धनराज जंगल से 2 बड़े चूहे पकड़कर लौटे, तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया और हिरासत में लेकर अंडा थाने ले आई। दोनों से पूछताछ की गई तो पंचराम ने स्वीकार कर लिया कि रस्सी से गला घोंटकर उसने ही रुद्र की हत्या की थी। उसने बताया कि वह लखपति बनना चाहता था। तांत्रिक धनराज ने उसे बताया था कि फांसी की रस्सी, नारियल, सिंदूर ला दे तो 1 सप्ताह में वह हवा में पत्तों की तरह नोटों की वर्षा कर सकता है, और इसीलिए उसने रस्सी से गला घोंटकर रुद्र की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी पंचराम देशमुख और तथाकथित तांत्रिक धनराज नेताम के एक बालिया बयान दर्ज करके उन्हें भादंवी की धारा 302, 120 और 34 के तहत गिरफ्तार कर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रतीक्षा शर्मा के समक्ष पेश किया और जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये है एक दिल दहला देने वाली कहानी, जहां पर सिर्फ तंत्र मंत्र एक अंधविश्वास के लिए एक मासूम से बच्चे की जान ले ली गई, और जिसने जान ली उनको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया है, लेकिन हकीकत यही है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। तो मेरे पास जो सबसे पहले कमेंट आया है वो है सुषमा साहा जी का। और सुषमा साहा जी वो हैं जो मेरे दूसरे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरीज़ की परिवार की मेंबर हैं, पर उन्होंने आज इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और इस चैनल की मेंबर भी बनी है। तो इन्होंने कमेंट किया है, हेलो मैम, मैं आपकी आवाज़ की कायल हूँ। 2 बजे मैं ट्रू क्राइम स्टोरी में आपको सर्च कर रही थी कि आपका जो वीडियो है वो इस यहाँ पर मिला और अब आप यहीं पर मिलेंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सुषमा जी, ये दोनों ही चैनल मेरे हैं और दोनों ही चैनल पर रेगुलर स्टोरी अपलोड होती हैं। आप दोनों ही परिवार के जो है वो मेंबर हैं, तो बस ऐसे ही बने रहिए और दोनों ही चैनल पर आपको अलग अलग स्टोरीज़ जो हैं हर बार मिलेंगी। तो थैंक यू वेरी मच मुझे ढूंढने के लिए दूसरे चैनल पर ये दोनों ही चैनल मेरे हैं, ट्रू क्राइम स्टोरीज़ एंड क्राइम की कहानियाँ 24। तो बने रहें, ऐसे ही सहयोग करते रहें और दोनों ही परिवार के मेंबर बनने के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसके अलावा मेरे पास दूसरा कमेंट आया, हेलो मैम, सो सैड स्टोरीज़। तो बिल्कुल सुषमा जी, मैं पहले भी कहती हूँ कि क्राइम स्टोरीज़ बहुत दुखदाई होती हैं, दर्दनाक होती हैं, लेकिन कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जो हमें अंदर तक झकझोर कर रख देती हैं। इनमें से ये कहानी एक है। थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए। इसके अलावा मेरे पास अगला कमेंट आया है राहुल खत्री जी का। और राहुल खत्री जी ने कमेंट किया है शिवानी शर्मा वाली स्टोरीज़ पर। उन्होंने लिखा है कि मैम, इस स्टोरी को मैं वीडियो में पहले भी देख चुका हूँ। बहुत गलत हुआ है इस बच्ची के साथ, बेचारी के साथ। तो बिल्कुल राहुल जी, हकीकत में एक छोटी सी बच्ची को गुमराह करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं तो फिर हम किसको मोहरा बनाएंगे ये हम बिल्कुल भी नहीं सोचते, और हमारे अंदर की इंसानियत मर चुकी होती है। ऐसा ही शिवानी शर्मा के साथ भी होता है। तो दोस्तों, इसके अलावा मेरे पास एक मेल आया है सपना जी का। और सपना जी दिल्ली से हैं और इन्होंने मेल में लिखा है कि आज मेरा बर्थडे है, अपने चैनल के माध्यम से मुझे विश ज़रूर करिए क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। तो सपना जी, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। भगवान करे आपकी बहुत लंबी उम्र हो और हमेशा आप सुख से और समृद्धि के साथ रहें। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।